चलिए आते हैं नरेशन। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, कल एग्जाम्पल लिखा हुआ दिए थे। चलिए अब आ जाते हैं। हाँ, बस आज आज अच्छा खासा खत्म हो जाएगा। देखिएगा रूल्स ऑफ नरेशन। रूल्स ऑफ नरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बारे बुआ सर? चलिए रूल्स ऑफ नरेशन में आते हैं। पहला, सबसे पहला रूल जो आपको पढ़ना है वो है चेंज ऑफ वर्ब। ध्यान से देखिए, सबसे पहला रूल है आपके पास चेंज ऑफ वर्ब। अच्छा, जब चेंज ऑफ वर्ब बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि पढ़ाई हम शुरू कहां से किए हैं? आरभी से। कहां से? आरभी। ठीक है, कौन सा है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ धन्यवाद। क्या हो गया था? आंख पे जा रहा था क्या? अच्छा ठीक है। चलिए, रूल सत्यानुसार पहला हो जाएगा चेंज ऑफ वर्ब, आरबी वाले हिस्से में वर्ब को चेंज करेंगे। दूसरा जो नियम है वो आपका हो जाएगा रूल्स ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। मतलब ये एक तरफ आर भी होता है, एक तरफ आर एस होता है, और बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? कनेक्टर। तो यही देखेंगे कि बीच में कौन कौन से वर्ड लगते हैं दोनों को जोड़ने के लिए। तीसरा जो नियम आपके पास आता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होगा बुआ? चेंज ऑफ पर्सन। ये हिस्सा कौन सा हो गया? आर एस। ये पढ़ाई कहाँ होगा? आर एस में। ठीक है। चलिए, चौथा आपका होता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस भी कहां होगा बउआ? आर एस में। कहां होगा? आर एस में। और लास्ट आपका होगा चेंज ऑफ वर्ड्स। चेंज ऑफ वर्ड्स ये भी कहां हम लोग को पढ़ना होगा? आर एस में। तो कुल मिला के पूरे नरेशन में 5 ही नियम है। 5 ही नियम में नरेशन पूरा समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखा जाए, शुरुआत कहां से होता है नरेशन का? चेंज ऑफ वर्ब, रूल्स ऑफ कनेक्टर, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ड्स, नरेशन खत्म। 5 ही नियम है गिनती का, छठा नियम बना ही नहीं है इसमें। इतना आसान चैप्टर है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि लोग चिंतित कह रहता है नरेशन से। चिंतित है बउआ? कोई कष्ट जीवन में? नहीं, कोई कष्ट बताओ। नहीं है? कष्ट है? कष्ट बता, अभी तो कष्ट सेशन चल रहा है ना। लिख लो, बतलाते हैं। चेंज ऑफ वर्ब। कौन दुख में जी रहा है? वो अलग दुखी है। माय गॉड, मेरा चेंज ऑफ वर्ब छूट रहा है। अरे खत्म हो जाएगा, टेंशन किस चीज का है? चेंज ऑफ वर्ब, ध्यान से देखो। देखो समझना, 2 मिनट का चीज है, 2 मिनट फोकस करोगे बन जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर हम एक लिखते हैं राम सेड, एक टाइप ये हो गया, ये हो गया टाइप 1। ठीक है, T1 लिख देते हैं। और दूसरा लिख देते हैं राम सेड टू, यहां सीता मोहन कुछ भी लगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। यहां पे लिख दिया टाइप 2। दो टाइप आपको मिलेगा। एक में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिर्फ सेड रहेगा, दूसरे में सेड टू रहेगा तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट देना होगा तो सेड के बाद क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। ऑब्जेक्ट नहीं देना होगा तो सिर्फ सेड छोड़ देंगे। ये दोनों घटना आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट स्पीच में। डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास सेड है, या मेरे पास से है, या मेरे पास सेज है, या मेरे पास सेइंग है, तो नो चेंज, जैसा होगा वैसा ही इसको लिख देंगे। लेकिन
अगर मेरे पास सेड टू है, सेड टू का मतलब आप समझ गए, वहां पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। या मेरे पास से टू है, या मेरे पास सेज टू है, या मेरे पास सेइंग टू है, मतलब टू लगा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता चल गया। तो जो रूप रहेगा उसी रूप में इसको टोल्ड में बदल देंगे, इसको टेल में बदल देंगे, इसको टेल्स में बदल देंगे, और इसको टेलिंग में बदल देंगे। तात्पर्य कहने का ये है कि वर्ब का फॉर्म हम चेंज नहीं किए, फॉर्म क्या है, सेम, सेम फॉर्म। हम सिर्फ वर्ड को चेंज किए, किसको चेंज किए हैं, वर्ड को। और यहाँ पे नो चेंज, जैसा है वैसा ही लेके लिख देना है। तो हम अगर टोल्ड लिखेंगे, अगर इधर सेड रहेगा तो, अगर इधर से रहेगा तो क्या लिख देंगे, टेल, सेज रहेगा तो क्या लिख देंगे, टेल्स। वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेंगे, वर्ड बदलेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि से को टेल में बदल देना है, तो पूरा समझिएगा, से को टेल में बदल देना है, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है। से को टेल में तब बदलना है जब उसके बाद क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो, यानी कि टू लगा हुआ हो। आप बोल भाई। हाँ, क्योंकि जब टू लगा है तो ऑब्जेक्ट तो था, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो चेंज ही नहीं करना है, वो तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। मतलब ये वाला हिस्सा क्या बदल जाएगा, टोल्ड, और ये वाला हिस्सा क्या रह जाएगा, सेड ही रह जाएगा। ये किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच, और ये किसमें हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ सीता रहेगी ही रहेगी, यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हुआ पहला नियम, रूल 1, और रूल इसमें बाकी है, फटाफट लिख लिया जाए। चलो हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पे, रूल 2। चलो रूल 2, अब देखो, रूल 2 समझने के लिए जो आप सेड लगाए टोल्ड लगाए, अभी नहीं लिखी थी, हो गया था। जो सेड लगाए टोल्ड लगाए वो तो जनरल नियम है, लगा दिए। अब जरा रूल 2 देखा जाए। रूल 2 कहता है सेंटेंस, पहले देखो आर भी, और आर भी में देखो कि वो कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस में अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो दो घटनाएं होंगी। पहला घटना ये होगा कि वो यस नो क्वेश्चन होगा, दूसरा घटना होगा कि WH होगा, यस नो क्वेश्चन होगा और दूसरा होगा WH क्वेश्चन होगा। अब देखो, जब वो यस नो क्वेश्चन होगा तो आपको वर्ब, जो वर्ब होगा, किसका वर्ब होगा, आरभी का, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में, आरभी में, इनडायरेक्ट स्पीच क्या बदल जाएगा, आस्क, क्योंकि वहां क्या है, क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा, आस्क। चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो, दोनों में से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं कि आस्क में ही बदलेगा, पूछा जाने वाला कोई भी वर्ड होना चाहिए। हो सके कि यहां पे लिख दे वांटेड टू नो, तो बताओ वांटेड टू नो का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जानना चाहता है, ये भी तो पूछने वाला ही बात है ना। और कोई आस्क का वर्ड, आस्क मतलब पूछना, वांटेड टू मतलब जानने की इच्छा रखना, और कोई वर्ड, हाँ नहीं, टेल तो बताना हो गया ना, पूछने वाला वर्ड चाहिए, पूछने वाला कोई भी वर्ड। क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कोई भी। जैसे बताते हैं सेंस क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, राम सेड टू सीता, और यहां पे दे दिया बउआ इधर आर यू फाइन। अब आर यू फाइन क्या है बउआ जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको सेड रहे या सेड टू रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, बस क्या लिखा गया, वर्ब। सेड है या सेड टू हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम अब इस वर्ब को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, ASKD। याद रखिएगा, फॉर्म सेम रखेंगे। सेड है तो आस्क्ड किए हैं, सेज होता तो आस्क कर देते, से होता तो आस्क कर देते। वर्ब का फॉर्म चेंज करने का अधिकार हमको नहीं है, वर्ड चेंज करने का अधिकार है।
अच्छा, अगर हमको आस्क्ड लिखने का मन नहीं है, अगर हमें यहां लिखे राम आस्क्ड सीता, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, राम वांटेड टू नो, राम वांटेड टू नो। ये कब लिख देते? सोचो कि यहाँ पे टू नहीं होता, सीता नहीं होता, बस ये होता राम सेड, तो क्या कर देते? राम वांटेड टू नो, या फिर राम क्वेश्चनड सीता, कुछ भी पूछने वाला वर्ड वहां पे होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है बउआ जी कि नहीं हमको वहां पे आस्क्ड ही लिखना है, जानने वाला पूछने वाला कोई भी वर्ड वहां पे हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ, सबसे कॉमन सा वर्ड कौन होता है? आस्क्ड होता है, इसलिए कॉमन सा वर्ड क्या पढ़ा दिया गया? आस्क पढ़ा दिया गया। फटाफट लिख लो। चलो आते हैं रूल 3, लिख ली थी? चलो अब क्या बचा था, देखो अभी तक लिखिए रही है, लिख ली थी बेटा, तो तुम लोग लिखने के बाद भी 4 को एक्स्ट्रा डॉट देती है उस पर। चलो रूल 3, अब बताओ, इसी नियम से आते हैं रूल 3, इफ आर एस स्टार्ट्स विद वर्ब 1, अगर आर एस वर्ब 1 से स्टार्ट होगा, तो पता है वर्ब 1 से क्या स्टार्ट होता है? ऑर्डर। क्या स्टार्ट होता है? ऑर्डर। तो जो आर भी का वर्ब होगा, तो जो आर भी का वर्ब होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। याद रखिएगा, ऑर्डर्ड कब लिखेंगे? जब सेड रहेगा, सेज रहेगा तो ऑर्डर, से रहेगा तो ऑर्डर। वर्ब का रूप चेंज करने का अधिकार हमको नहीं, बार बार कह रहे हैं, ऑर्डर्ड हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर्ड नहीं लिख के कमांडेड लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, कमांडेड नहीं लिख के इंस्ट्रक्टेड लिख सकते हैं कि नहीं? इंस्ट्रक्टेड मतलब इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्ट देना, निर्देश देना, वो भी तो ऑर्डर ही होता है। जैसे कोई आपको कहता है गो देयर, ये भी क्या इंस्ट्रक्शन ही है? मानो तो ऑर्डर है, मानो तो कमांड है, मानो तो इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा कोई भी वर्ड वहां पे लिख सकते हैं। अगर आपको सवाल ऐसे दे दिया गया, ध्यान से देखो, द टीचर सेड कम हियर, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कम हियर कैसे स्टार्ट है? वर्ब 1 से, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, कमांडेड भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर यहाँ पे सेड के जगह हम सेज कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स, कमांड्स और इंस्ट्रक्ट्स। समझ में आ गया? हमको वर्ब का फॉर्म कभी भी चेंज, आरबी में वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है, वर्ड चेंज करने का अधिकार है। चलो फटाफट लिख। अब इस अनुसार ध्यान से देखो, अगर समझना, अब ये पॉइंट समझने वाला है, अगर हम आपको नोट एक आर भी ऐसा देते हैं, ही सेड टू राहुल, you should टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब बताओ यहां पे क्या करेंगे? सोच के जवाब देना। यहां पे कौन सा वर्ड आपको सबसे उपयुक्त लग रहा है? एकदम चकचक, ये क्या है? सलाह है। मतलब देखो, ये भी तो वर्ब 1 ही है, बट अब दिमाग काम कर रहा है कि जो सेंस होगा वही वर्ड यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन था तो आस्क लगाएं, ऑर्डर था तो ऑर्डर लगाएं। अब यहाँ पे क्या है? सलाह, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एडवाइस। अच्छा, सजेस्टेड लगा सकते हैं कि नहीं? सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रुको, अगर एक और क्वेश्चन आपको हम ऐसा दे दें, ही सेड टू राहुल प्लीज हेल्प मी, वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेड की जगह क्या कर देंगे? सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देंगे। अच्छा, अगर राहुल नहीं भी होता तो कोई दिक्कत हमको नहीं था, बस टू नहीं होता, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ही रहेगा। अच्छा, रिक्वेस्टेड की जगह प्लीडेड कर सकते हैं कि नहीं? प्लीडेड मतलब प्लीड करना, मतलब विनती करना। बेग्ड लिख सकते हैं कि नहीं? बेग करना, आई बेग योर पार्डन बोलते हैं ना, विनती करना। कोई भी विनती करने वाला वर्ड वहां पे हो सकता है। मतलब कि यहां हम वर्ब जो बदल रहे हैं वो इसके सेंस के अनुसार
बदल रहे हैं। अब अगर हम एक लाइन आपको वैसा दे दें, द गेस्ट सेड, नहीं इसमें किसी में टू नहीं लगेगा, जो चेंज कर रहा है। यू शुड बी कंफर्टेबल, मतलब अब बताओ यहाँ पे क्या बनाओगे, सोच के जवाब दें। द गेस्ट सेड, सॉरी गेस्ट सेड यू शुड बी कंफर्टेबल। चलो आसान करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये। गेस्ट के जगह होस्ट कर देते हैं। होस्ट मतलब घोस्ट नहीं है, होस्ट है। एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। मेजबान कौन होता है? जिसके यहां आप गए हैं वो मेजबान है, और आप अगर गए हैं तो आप क्या है? मेहमान है। तो आपके घर में कोई आता है तो कहते हैं ना कि कंफर्टेबल रहिए, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यहां लगाएंगे? बहुत सारा वर्ड है आपके पास, कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या लगा देंगे? टोल्ड, सॉरी आस्क नहीं लगाएंगे बेटा, टोल्ड लगाएंगे। या क्या लगा सकते हैं? एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं, ये भी सलाह दे सकते हैं कंफर्टेबल रहिए। या फिर नॉर्मल वर्ड होगा तो क्या लगा देंगे? टोल्ड लगा देंगे। या फिर सजेस्टेड भी कर सकते हैं। और कोई अच्छा वर्ड दिमाग में आ रहा है? चलो यही दोनों लगा लो, बाकी वर्ड आएगा तो लगा देंगे। मतलब ये कैसे चेंज हो रहा है? सेंस के ऊपर चेंज हो रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, एक सिंबल लगा देंगे तो चेंज हो जाएगा। हम ऐसा बोल देते हैं, द होस्ट सेड बी कंफर्टेबल। अब बताओ वो क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है? भावना प्रकट करना। अच्छा, और अच्छा लिखने का मन होगा तो क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, मतलब खुशी के साथ बोला कि आप कंफर्टेबल रहिए। अच्छा अगर हम इसको एक्सक्लेम्ड विथ फियर कह दे तो गलत हो जाएगा ना भाई, डर तो थोड़ी बोलेगा। तो ये पूरा कैसे निर्भर कर रहा है? सेंस पे। मतलब इसे हम लिखवाएंगे तो 50 नियम हो जाएगा, बट वो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आर एस का सेंस रहेगा वैसा आर भी का क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लिख लो फटाफट, ये सब कोई नियम ही नहीं है। कौन सा वर्ड बोली बेटा? रख दे, तो हमको भी आ रहा था। चलो इधर देखो, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया कौन सा? रूल ऑफ वर्ब। वर्ब कंप्लीट हो गया, जरा कुछ करना है नहीं। अगला आते हैं चेंज ऑफ कनेक्टर, कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे, 2 मिनट का चीज है। देखो चेंज ऑफ कनेक्टर, फोर्थ रूल कहां से यार? दूसरे ना हुआ रे? हाँ वो सब उसी के अंदर था ना रे छुटकी। उसका देखो, उसका अलग कहानी चल रहा है। चेंज, ये हो गया आपका रूल्स ऑफ, वो क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं, पहला हो गया रूल ऑफ वर्ब, ये हो गया चेंज ऑफ कनेक्टर। सेम उसी पर निर्भर करता है, सेम वैसा ही नियम है, जैसा वो नियम है वैसा ही नियम है। चलो रूल 1 पे आते हैं, ध्यान से देखो। तो रूल 1 क्या कहता है? जेनरली, जेनरली मतलब सामान्यतः, आमतौर पे। दैट, THAT, दैट is used as connector, generally that is used as connector when inverted comma is removed. Generally that is used as connector when inverted comma is removed, while changing DS मतलब डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, REMOVED, ठीक तो है? ओके
इतना टैलेंट का क्या करेगा भाई, हम तो फैन ही हो गए। यहाँ बच्चा सब देख के नहीं लिख पाता है, तो सुन के लिख रहा है। चलिए, तात्पर्य कहने का ये है कि जेनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का। आमतौर पे क्या लगा देते हैं, दैट। आमतौर पे अगर आपको दे दिया गया राम सेज, ऑब्जेक्ट लिखना नहीं लिखना मेरा मन है, ऑब्जेक्ट लिखना को तो क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगाते। ठीक है, राम सेज आई एम अ स्टूडेंट, तो आंख कान बंद करके यहां क्या कर देंगे, राम की जगह राम सेज। अच्छा यही पढ़ाए हैं, सेज का टेल कब, जब टू लगेगा तब ना, टू लगाएंगे तब। चलो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट। जनरली क्या लगाते हैं, दैट। आगे क्या करना होगा बाद में देखेंगे। हाँ ये हो गया, जब ये हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा तो बीच में क्या लगा देंगे, कनेक्टर। आमतौर पे क्या लगाते हैं, दैट। ये हो गया इसका पहला कंडीशन। अब इसमें आते हैं रूल 2, सेम वही नियम चलेगा। रूल 2, इफ आर भी इज, इफ आर भी एंड्स विद, ये क्या है बुआ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आर भी के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो दो घटना होगा, या तो आर भी, ठीक है, आर भी स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, या स्टार्ट्स विद WH वर्ड। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, गौर से देखो। अगर अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है मतलब वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो या तो वो WH क्वेश्चन है या यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन तो कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। WH क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, WH वर्ड। समझ में आया, मतलब शॉर्टकट भाषा में यही लिख दिए कि आर भी या तो यस नो क्वेश्चन होगा या क्या होगा, WH क्वेश्चन होगा। यस नो होगा तो कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। WH होगा कैसे स्टार्ट होगा, WH। सॉरी 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 बेटा, धन्यवाद। पता नहीं तुम नहीं होता बुआ क्या होता है, RS। ठीक है, RS एंड्स विद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आया, तो ऐसे स्टार्ट होगा। चलो बढ़िया। अब देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपको दैट नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, दैट। आपको लगाना है इफ या वेदर। कब इफ कब वेदर बाद में बताएंगे। और WH वर्ड पे अगर आएगा तो आपको लगाना है नो कनेक्टर, कोई भी कनेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं, पहले लिख लो। चलो यहां देखो, आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो धीरज, ये तो तुम्हारा फोटो फिक्स है, या तो तुम पढ़ के लेगा जिसका लक्षण है नहीं, या पैसा दे के लेगा। ठीक है, हम लिख देंगे हमारे सफल छात्र धीरज 50 लाख। ठीक, चलो इधर देखो, इसीलिए मेरा क्लास नहीं करता है, इसको हम इतना बेचारे को बोल देते हैं कि सोचता होगा कि नहीं पढ़ेंगे। ही जवान बड़ी बोलते हैं। अच्छा उठेगा कैसे, जिसको जीवन में कष्ट होगा वो ना उठेगा। 9 बजे आया है, बढ़िया। ठीक, इसको देखो, सुबह 6 बजे उठती है ना, 4 बजे उठती है, 5 बजे उठती है। हाँ, अम्मी उठा देती है, खाना पीना बना के भी दे देती है कि सुनो बेटा ये लोग खाना पीना आना मत शाम के पहले, अभी जा। हाँ तो इसको जरूरत है भाई, नहीं होता अर्निंग पैसा, करोड़ों अरबों, क्या करेगा सुबह जग के। चलो बढ़िया। हाँ चलो क्वेश्चन आपको देते हैं। द, अरे आपको सोचे तो भूल गए रे। द ऑफिसर सेज कैन यू स्विम। अब बताओ, ये दे दिया गया बउआ, ये क्या है, ये है ना, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन है तो द के जगह द, ऑफिसर के जगह ऑफिसर। यहां पे क्या करे बउआ, यही पढ़ाए थे, बताए थे ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो क्या लगेगा, आस्क लगेगा ना, वांट
ठीक है, वांट्स टू नो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब यहां पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर। ध्यान से देखो, और अगला जब इफ या वेदर लगा देंगे तो आगे यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहां पे वर्ब लिखेंगे, ये याद रखा जाएगा। यहाँ पे पहले वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब, नहीं, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा तब क्या आ जाएगा, वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब और तब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, मेन वर्ब लिख देंगे। लेकिन अभी चीज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये अभी सवाल तो रहा नहीं, क्योंकि आगे क्या लगा दिया, इफ या वेदर, गया दिमाग में। दूसरी बात देखो, देखो अगर वाक्य में कहीं आगे जाके और लगा हुआ है तो ऐसे लिख लो, प्लस और। अगर कहीं वाक्य में आगे और लगा हुआ है तो यहां पे क्या लगेगा, वेदर। और अगर और नहीं लगा है तो इफ भी लग सकता है और वेदर भी लग सकता है। ये बात हमेशा ध्यान देना, तो ऐसे एरो देके और लिख लो, प्लस और, ध्यान में रहेगा। दूसरा, अगर आपको ऐसा दे दें, द ऑफिसर सेज व्हाट डू यू वांट। चलो, द के जगह द, ऑफिसर के जगह ऑफिसर, सेज के जगह आस्क। अब सीधा क्या कर देना है, व्हाट के जगह व्हाट और आगे लिखते जाना है, वो जो आगे सिखाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया था, नो कनेक्टर, सीधा लेके क्या करते जाना है, चिपकाते जाना है। क्या दिमाग में, अब इसमें कंफ्यूजिंग केस है, इतना पहले लिख लो, समझा देते हैं। अब देखो, मानो एक आपको क्वेश्चन देते हैं, द लैंडलॉर्ड सेड, यहां पे दैट लगाए कि नहीं लगाए, बताओ। नहीं लगना चाहिए, लगेगा। देखो यहां देखो, फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप है ना। अब रुको, ऐसे अगर ये हम दिए तो आप देख ले, फुल स्टॉप है तो भाई दोनों लगेगा, कि क्या था, इंट्रोगेटिव रहेगा तो नहीं लगेगा, फुल स्टॉप है तो लगेगा, ध्यान देना। लेकिन ऐसे तो हमेशा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो गौर से देखो, इधर देखो कितना वर्ब है, वर्ब गिनो, हैव सेड एक वर्ब, इज दूसरा वर्ब, कितने वर्ब हो गए, दो वर्ब। अब दो वर्ब अगर हो गया तो कितना क्लॉज हो गया, दो क्लॉज। जब भी इधर पहले से दो क्लॉज मौजूद है, WH वर्ड रहेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। क्यों, देखो दो क्लॉज इधर हो गया और एक क्लॉज इधर हो गया, तीन क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कनेक्टर, तो WH वर्ड और एक दैट लगाना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे देखो एक ही वर्ब है ना, डू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक ही होता है, एक क्लॉज है तो दोनों को जोड़ने के लिए कितना क्लॉज, कितना कनेक्टर, एक, तो WH वर्ड आ जाएगा। समझ में आया, ये याद रखा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्भर करता है क्लॉज पे। इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल कर देंगे, कल यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा, लिख लो।